Good morning, student. Yesterday we discussed about IS system, TPS system, and an MIS. Now let next we see structure of a MIS. MIS structure जो होता है वो इंक्लूड करता है आपका सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मैसेज, मीडियम, डेटाबेस सिस्टम, प्रोसीजर्स, इनपुट आउटपुट एंड ऑपरेटिंग पर्सनल इंफॉर्मेशंस. ठीक है, इस तरीके से MIS का स्ट्रक्चर होता है. MIS में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है वो आपका सबसे फर्स्ट जो है वो मैसेजेस ही हैं. आपके IO सिस्टम्स होने चाहिए, वहाँ पर एक प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए, उस सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होना चाहिए उस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए, उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए, और डेटाबेस होना चाहिए. ठीक है, तो इसलिए स्ट्रक्चर ऑफ MIS में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ERP. ERP जो होता है वो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होता है. किसी भी एंटरप्राइज के अंदर में जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं उस रिसोर्स का फुल्ली यूटिलाइजेशन, ठीक है, एक प्री प्लान के अंतर्गत करना ही आपका क्या कराता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होता है. यहाँ पे जो रिसोर्सेस है वो आपके मैन, मटेरियल, मनी और मशीन्स होती है. ठीक है, यही कहलाता है आपका एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं ERP के मॉड्यूल्स. ERP जो होता है, ERP पैकेजेस जो बनते हैं या ERP सॉफ्टवेयर जो होता है वो आजकल सभी मतलब कि सभी मॉड्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करके इंटीग्रेट करके बनाया जाता है, इसलिए सभी के लिए हेल्पफुल रहता है. इसमें आपके SRMs होते हैं, PLMs होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस और गवर्नमेंट, कस्टमर सर्विसेज, सेल्स, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी यूनिट्स के लिए आप इसमें क्या कर सकते हो, पैकेजेस को बना सकते हैं. ये बिजनेस इंटेलिजेंस, ई-कॉमर्स और एंटरप्राइज एसेस मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ होती है. जो बिजनेस इंटेलिजेंस, ई-कॉमर्स और एंटरप्राइज एसेट मैनेजमेंट है ये आपके ERP मॉड्यूल 2 के अंतर्गत आते हैं. ठीक है, और प्रीवियसली जो ERP पैकेजेस बनाए जाते थे वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए बनाया जाता था, प्रोडक्शन यूनिट और बाकी सब के लिए. ठीक है, मेनली जो उसका काम था वो अकाउंटिंग पैकेजेस के लिए ही था, अकाउंटिंग को लिए वर्कआउट करता था. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हम लोग देख रहे हैं फंक्शंस ऑफ ERP. चूँकि ERP पैकेजेस क्या हो रही है, अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, पर अभी सभी पर्पज़ के लिए बना रहे हैं. आप CRM के लिए भी बना रहे हो, सप्लाई चेन के लिए भी बना रहे हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए बना रहे हो, और ये जो सेंट्रलाइज वे में आपको जो डेटाबेस है उसको एक्सेस करने की फिजिबिलिटी प्रोवाइड करता है. इसलिए जो ERP सिस्टम के फंक्शंस है वो भी क्या होते हैं, इन अलग अलग डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि परचेज मैनेजमेंट, सेल्स, इन्वेंट्री, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और CRM में. ठीक है, एंड HR. नेक्स्ट लाइन में हम लोग ERP का इवोल्यूशन देख रहे हैं, किस तरीके से जो अकाउंटिंग पैकेजेस जो थे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेजर सिस्टम यूज़ किए, उसके बाद में स्टैंड अलोन सिस्टम यूज़ करने लगे, फिर MRP2 आया, उसके बाद ERP, फिर इंटरनेट अप्रूवल अडॉप्टेड वेब एप्लीकेशंस आए, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग आए, जो कि अभी क्लाउड अडॉप्टेड सिस्टम्स को हम लोग यूज़ कर रहे हैं. 1960s में आपका जो मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम थे, उस समय पे जो फाइनेंस और अकाउंटिंग के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, जनरल लेजर, अकाउंट पेएबल, अकाउंट रिपोर्टिंग और जो भी अकाउंटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी उसको हम लोग क्या कर रहे थे, एक जनरल सिस्टम में क्या कर रहे थे, आप स्टोर करा रहे थे. ये फाइनेंस और अकाउंटिंग 1960s में ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे थे. 1970s में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग्स को यूज़ करने लगे, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन यूज़ करने लगे, जिसमें आपके फाइनेंस, अकाउंटिंग, सेल्स, ऑर्डर प्रोसेसिंग, परचेसिंग, इन्वेंट्री और मार्केटिंग से रिलेटेड में जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको आप इसमें रिकॉर्ड करने लगे. 1990s में आपने इंडस्ट्री एप्लीकेशंस को यूज़ किया, जिसमें MRP2 फॉर मैन्युफैक्चरर्स बनाया गया. MRP2 भी आपका क्या है, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग कहलाता है. ठीक है, इस समय पे आपने MRP को इंट्रोड्यूस किया और MRP के साथ में डिफरेंट इंटीग्रेशन के साथ में फिनेंस, अकाउंटिंग, सेल्स, ऑर्डर, परचेसिंग और प्रोसेसिंग को आपने क्या किया, इन्वेंट्रीज को इसमें इंटीग्रेट कर दिया. 1990s में जब क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस यूज़ होने लगे तब ERP इंट्रोड्यूस हुआ. जब ERP इंट्रोड्यूस हुआ तो इसने पूरे के पूरे जो सॉल्यूशंस थे उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे आपके ला के खड़ा कर दिया. ठीक है, इसमें एक्सटेंडेड MRPs यूज़ करने लगे, ह्यूमन रिसोर्स, प्रोजेक्ट अकाउंटिंग, CRM, रियल टाइम जो विजिबिलिटीज़ थी उसको, और
मल्टी डायमेंशनल जो मोड्स थे, मॉडल्स थे, उसकी मॉडलिंग को भी इसमें यूज़ किया जाने लगा है। इन 2000 वेब एप्लीकेशंस को यूज़ किया जाने लगा है। इस समय इंटरनेट अडॉप्टेड जो डेटा वेयर हाउसेस थे उसको यूज़ करने लगे। इस समय पे ERP इन्हांस जो हुआ, आपके KPLs एनालिटिक्स टूल्स यूज़ करने लगे, मोबाइल डिवाइसेस, फील्ड सर्विसेज, अलर्ट्स और डैशबोर्ड्स यूज़ होने लगा। कस्टमर से रिलेशन में उसकी वेबसाइट्स के लिए बनाने जाने लगी, ठीक है, और उसके एप्लीकेशन को स्पेसिफिक कर दिया गया। नेक्स्ट 2020 प्लस में हम लोगों ने क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ किया। जो वर्चुअल सर्वर्स थे उसको यूज़ करने लगे, वर्चुअल डेटा वेयर हाउसिंग को यूज़ होने लगा। यहाँ पे क्लाउड अडॉप्टेड एटमॉस्फियर हम लोग यहाँ पर यूज़ करने लगे। इसमें फुल्ली क्लाउड ERPs यूज़ होने लगे, उसमें फुल मोबिलिटी थी। ई कॉमर्स यूज़ होने लगे, IoTs यूज़ होने लगे, इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन लर्निंग और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने लगे, एक्सपर्ट सिस्टम यूज़ करने लगे और डॉक्यूमेंट का मैनेजमेंट करने लगे इफ़ेक्टिव वे में। इस तरीके से इसका इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं EIS, जो कि एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। इसी को साथ ही हम लोग आपके एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। ये एग्जीक्यूटिव्स को डिसीजन मेकिंग को हेल्प करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। Executive Information System, also known as the Executive Support System, is a type of a management support system that facilitates and supports senior executive information and the decision-making need. It provides easy access to internal and external information relevant to organizational goals. It is commonly considered a specialized form of a decision-making. जो EIS और ESS सिस्टम होते हैं वो स्पेसिफिक आपके कंप्यूटर बेस्ड IS सिस्टम्स होते हैं, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को इफ़ेक्टिवली मैनेज करते हैं और डिसीजन मेकिंग को इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। द टर्म EIS लॉस्ट प्रॉपरली इन फेवर ऑफ अ बिजनेस इंटेलिजेंस। जो टर्म EIS है, जब से बिजनेस इंटेलिजेंस टर्म के आ जाने के बाद से उसका जो एम्फेसिस है, उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो गई है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं जो एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम या EIS सिस्टम्स है वो मेनली वर्कआउट किस तरीके से कहता है। यहाँ पे जो मेनली आपका जो अपर लेवल हायरार्की में जो मैनेजर्स हैं उनकी डिसीजन मेकिंग को हेल्प करने के लिए ये सारी जो EIS सिस्टम होते हैं उसको बनाया जाता है। जैसे कि हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग MIS DSS ये ऊपर ब्लॉक्स में है, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन डेटा वेयर हाउस और ESS नीचे में है, ठीक है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग और MIS से जो डेटाज है वो आपके डेटा वेयर हाउस में, और एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन जो है वो डेटा वेयर हाउस में कलेक्ट हो रहा है। डेटा वेयर हाउस को हम लोग आउटपुट ESS सिस्टम में दे रहे हैं और DSS सिस्टम में दे रहे हैं, ठीक है। तो जो DSS है और डेटा वेयर हाउस है ये दोनों मिल के जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम्स है उसको इफेक्टिवली डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने डे टू डे रूटीन में ऑपरेशनल, स्ट्रैटेजिक और जो आपके फंक्शनल डिसीजन मेकिंग को परफॉर्म करते हैं।